करियर की शुरुआत में आपको किन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो। आपको पहचानना पड़ेगा कौन से हैं वेल्थ किलर्स, आपको पहचानना पड़ेगा कौन से हैं जो वेल्थ क्रिएट करते हैं और किस इन्वेस्टमेंट को किस तरह से यूज करना चाहिए। ये सब आप इस वीडियो में इसके टिप्स आपको मिलेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो सेव कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजूमदार। आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हमने इस प्लेटफॉर्म को इसीलिए बनाया ताकि आप बन सकें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि अगर आप किसी भी दूसरे इंसान से राय लेते हैं कि पैसा कहां लगाना है तो कौन मना करेगा। हर कोई बोलेगा मेरे पास एक स्कीम है, बेस्ट स्कीम है, और 40 की उम्र में पता चलेगा कि ये तो नुकसान हो गया। सो आप अगर लोगों से पूछेंगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेल्थ किलर्स, बट आपके ऑफिस में कोई ना कोई अकाउंटेंट होगा जो कहेगा लाइए मैं बता देता हूं, मैं एक फ्रेंड को भेज देता हूं। बैंक्स वाले आएंगे आपके यहाँ पे, बोलेंगे आप सैलरी अकाउंट ओपन करो हमारे साथ में, हम आपको बताते हैं, आप हमारे प्राइवेट क्लाइंट बनेंगे, अच्छी अच्छी पोजीशन में हैं, आप स्टार्ट करेंगे, दे विल गिव यू लाउंजेस, आपको अच्छा अच्छा बैंक वाला एक आपसे अच्छी बात करेगा, एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन करेगा, और उसके बाद ही होगा आपके साथ सबसे बड़े धोखे। सो अपना पैसा मैनेज करना है तो खुद पढ़िए कि आपको पैसा कैसे मैनेज करना है। सो अगर आपने करियर स्टार्ट किया है तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसमें डिस्कस करने वाला हूं। सो वीडियो हो सकता है 2 पार्ट में करें। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए आता है, व्हाट इज योर सैलरी। सो याद रखिएगा, इफ यू आर स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 23, 25, आप जो भी एज पे आप हो, आपने करियर को स्टार्ट किया है, यू आर अर्निंग हैंडसम मनी, यू आर सेविंग। सो आपका बजट जो है वो बजट देखिए। सबसे पहले जब भी जॉब शुरू करें आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर एक्सपेंसेस। मैं नहीं कहता कि आप पैसे मत खर्च करो, जितना मर्जी खर्च करो, लेकिन चादर में रहिए। क्योंकि एक रैट रेस कहलाती है, वो क्या होती है सबसे पहले जान लेते हैं कि जो भी आईआईएम से निकले या बाकी लोग जो भी जॉब्स में आते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है। आप ये ध्यान रखिए कि अगर एट द एज ऑफ 37 और 40 अगर आईएएम वाला सीईओ की रेस में नहीं है तो उसका करियर ही लगभग खत्म है, दे बिकम कंसल्टेंट। सो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए अपने लिए। दूसरा, जॉब हमेशा के लिए बहुत लंबी नहीं होने वाली। सो आपकी जॉब की भी एक वैलिडिटी है, आपके स्किल सेट की एक वैलिडिटी है। इफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास, फॉर मिडिल क्लास द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज देयर स्किल। आपका स्किल, आपका राइट एटीट्यूड विल गिव यू द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वांट। आपको एक चीज हमेशा बताई गई होगी कि अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब में सेटल हो जाओ। एक चीज जो बताना रह गया, क्योंकि मिडिल क्लास में कभी बताया ही नहीं गया, वो क्या है? ये है कि आप जॉब में रहते हुए यू बिकम फाइनेंशियली फ्री। आप अगर करियर स्टार्ट कर रहे हैं और आपने कोई भी बेवकूफ़ाने वेल्थ किलर्स नहीं लिए हैं, कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं किया है किसी से सुन के फ्री एडवाइस लेके, यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री बाय नेक्स्ट 10 ईयर्स। दैट इज फॉर श्योर। विद राइट मनी स्किल यू कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री। काम करना ना करना वो आपके हाथ में है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज योर सैलरी, योर एक्सपेंसेस। सो आपके कितने एक्सपेंसेस हैं महीने के, ताकि आप निकाल सकें आपकी सेविंग्स। महीने की आपकी सेविंग्स क्या हैं पीएफ के अलावा। सो एक पार्ट आप पीएफ में पैसा बचा रहे हैं, दूसरा पार्ट आपका सेविंग्स हो गया जो मंथली आपकी हो रही है। सो अगर आपने करियर स्टार्ट किया है, डोंट बी इन हरी टू इन्वेस्ट। याद रखिए, इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता कभी भी, राइट इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट। सो याद रखें, वेन एवर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट यू नीड टू नो, आपको इन्फ्लेशन 7% का होता है, इससे ज्यादा ही रिटर्न चाहिए टैक्स देने के बाद। अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया, 10 ईयर्स आर इनफ to make you financially free. There is a difference in being wealthy and becoming financially free. Now the point is, आपके पास में सेविंग्स है, आपसे बोला जाएगा कि आपको टैक्स सेविंग करनी चाहिए। सो टैक्स सेविंग पे भी हम आएंगे। ध्यान रखें छोटी छोटी बातें यहाँ पे
कभी भी जल्दबाजी में जब अकाउंटेंट बोले कि मैं बैंकर को बुला देता हूं, जब आपका एचआर बोले कि बैंक वाले आएंगे, एक काउंटर लगाएंगे एंड दे विल सजेस्ट यू इन्वेस्टमेंट, सुन लीजिए भगवान ने दो कान दिए हैं। क्योंकि अगर आप उनकी सुनोगे, उनके हिसाब से इन्वेस्ट करोगे, दे सजेस्ट यू फॉर फ्री जस्ट बिकॉज ऑफ कमीशन। कमीशन लें, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? लगातार आपको हर साल का नुकसान। आपसे अगर मैं बोलूं कि ये माउस जो है ये 1 लाख रुपए का है, आप कहेंगे नहीं है, लेकिन मान लीजिए 1 लाख का। आप 1 लाख का माउस ले रहे हैं, इसी को इन्वेस्ट कर दीजिए। अरे 5 साल बाद निकाला पैसा तो आपके मन में आता है कि इन्वेस्टमेंट से पैसा आया तो 2 माउस मिल जाए। होता क्या है, जो इन्वेस्टमेंट से पैसा आया पता चला उससे 2 छोड़िए, आप 1 माउस भी वापस नहीं खरीद पाएंगे। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। आपको कैसे चलना चाहिए, हम उसके ऊपर आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू नो इज इमरजेंसी फंड। फाइनेंशियल प्लान में इमरजेंसी फंड, भाई आप हो सकता है आपने लोन के साथ करियर स्टार्ट किया हो, सो आपकी एक लोन की ईएमआई जाती होगी, सो आप वहाँ पे एग्जम्पशन भी ले रहे होंगे टैक्स में। इमरजेंसी फंड आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड हो। कल को आपको जॉब नहीं पसंद आई, नहीं समझ में आया, आपको लगा करियर में यू आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी, यू जंप टू अदर कंपनी, अब बीच में कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या पापा से पैसे मांगोगे आप उस वक्त? आपके पास अगर पैसे हैं तो इट इज़ बेटर, सो मेंटेन इमरजेंसी फंड एट ऑल टाइम्स इन लाइफ। आपकी शादी के बाद का प्लानिंग अलग से होती है, जब आप करियर में आप सिंगल हैं देन द प्लानिंग इज डिफरेंट। इमरजेंसी फंड के पैसे आपके पास होने चाहिए। इट इज़ फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ योर एक्सपेंसेस। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए अलग से कभी डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। देन यू नीड टू कवर योर सेल्फ विद रिस्क। अब रिस्क की जब मैं बात करता हूँ, व्हाट इज रिस्क? अगर मेरी डेथ हो जाती है तो क्या मैं इसको इस तरह से मान के चलूं कि लॉस ऑफ माई लाइफ इज अ रिस्क? नो, देयर इज अ फाइनेंशियल रिस्क। इमोशनल रिस्क इज देयर, इट विल ऑलवेज बी देयर। फाइनेंशियल रिस्क इज डिफरेंट। मेरे ना रहने से क्या मेरे पेरेंट्स को नुकसान होगा फाइनेंशियली? इफ यस, आपके ऊपर लोन है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर की, देन यू नीड टू प्रोटेक्ट योर लाइफ विद टर्म प्लान। याद रखिएगा, टर्म प्लान लेना है, सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान। इंश्योरेंस का मतलब है टर्म प्लान, दूसरा कोई भी प्लान नहीं लेना है। देन आपने एक छोटा सा टर्म प्लान ले लिया, जो भी आपको ज़रूरत है, या आपको अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बड़ा टर्म प्लान लेना, आपकी मैरिज होने वाली है, आपको लग रहा है कि टर्म प्लान पहले लेना चाहिए, प्राइस कम रहेगी, तो आप वहाँ पे 1-2 करोड़ का टर्म प्लान ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सैलरी। देन हमें इंश्योरेंस की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है कभी भी। क्या होता है कि इंश्योरेंस इज अ टर्म प्लान और वो अपने आप में रिस्क कवर के लिए, बट टू मेक इट पॉपुलर वो तरह तरह के क्लेम्स के साथ आपके लिए प्लान लाते हैं जो कि फॉल्स क्लेम्स होते हैं। ये याद रखिएगा, इंश्योरेंस इज नोन एज सेविंग्स प्रोडक्ट। लोग कहते हैं इंश्योरेंस को सेविंग्स प्रोडक्ट की तरह देखें। मैं अगर आपसे कहूं कि बाजार में तो बासी ब्रेड भी मिलती है, ताजी ब्रेड भी मिलती है, बासी ब्रेड को बासी ब्रेड की तरह ही देखें, उसकी वैल्यूएशन लगाएं? नहीं ना। मुझे खाना खाना है, मुझे ब्रेड अगर ताजी चाहिए तो मुझे ताजी ही चाहिए। मुझे अगर वेल्थ बनानी है, व्हाई शुड आई कंसीडर इवन इंश्योरेंस? मुझे सेविंग्स प्लान पे क्यों जाना है? बिकॉज अल्टीमेटली इट इज माई मनी। मुझे 40 पे रिटायर हो जाना है फाइनेंशियली, तो मैं 40 पे रिटायर हो जाऊं ना, मैं इंश्योरेंस कंपनी को चलाने के लिए क्या पैसे डालूंगा वहां पे? इट्स अप टू यू। आपको फ्रेंड को बचाना है, आप कर सकते हो ना। रिस्क कवर आपने ले लिया। देन मेडिकल इमरजेंसीज, मेडिकल के लिए आप ले सकते हैं। मेडिकल के लिए आपको यहाँ पे लेने की ज़रूरत होती है मेडिक्लेम, या आप कोई भी हेल्थ पॉलिसी आप ले सकते हैं। जब भी आप इसको लें तो आप छोटे अमाउंट का ले सकते हैं। यहाँ पे यू आर यंग, इफ़ यू हैव ट्रैवल देन यू शुड टेक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। बहुत सस्ता प्लान होता है ये, यू कैन टेक एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेज। याद रखिए, जब भी इंश्योरेंस टर्म प्लान आप ले रहे होंगे, दे विल प्रोवाइड यू मल्टीपल राइडर्स। हर एक राइडर को स्टडी कर लीजिए एंड आस्क देम द क्लेम प्रोसीजर, बिकॉज आपको मिल तो जाता है बट क्लेम प्रोसीजर्स पहले पूछ लीजिए कि क्लेम का प्रोसीजर क्या होने वाला है। देन जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, आपके पास में आ जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आपके पास सेविंग्स बच गई,
बहुत सारी सेविंग्स बच गई। हर महीने आप खर्चा कर रहे हो, फिर भी आपके पास सेविंग्स है, चूंकि आपको पेरेंट्स ने समझाया है शुरू से, पैसा है। अब कोई बोलता है मेरे पास बेस्ट प्लान है। व्हाट इज बेस्ट प्लान? वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी एनी काइंड ऑफ प्लान, बिना IRR चेक करे, एक्चुअल IRR, सो प्रोजेक्शंस पे IRR नहीं चेक करना। IRR इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग रिटर्न। IRR किसी भी इन्वेस्टमेंट में जो एक्चुअल आया हो उसी को चेक करिए, प्रोजेक्शंस पे मत जाइएगा कभी भी, इस बात को ध्यान रखिए। हिस्टोरिक रिटर्न निकालवा लीजिए, चाहे वो गारंटीड प्लान हो, चाहे वो मार्केट लिंक प्लान हो, उसके ऊपर ही बात करिए। सो इन्वेस्टमेंट में करते वक्त क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है हमको? सपोज यू आर एट द एज ऑफ 24, 25, 26, आप कहते हैं 28 की उम्र में आपकी शादी होनी है, या आपका करियर में प्लान है कि आपको आगे और पढ़ाई करनी है। सो यू मे नीड मनी। आपको लगता है कि आपको अपनी शादी के टाइम पे पैसा चाहिए, आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, जो भी करना है। सो अगर आपके सामने कोई ऐसा काम है जीवन में, उसमें एक चीज ऐड कर लीजिए, एंड दैट इज रिटायरमेंट प्लानिंग। बिकॉज रिटायरमेंट में, ट्रस्ट मी, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग अभी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सिंपली यू नीड टू स्टार्ट एन SIP इन म्यूचुअल फंड्स। इसके लिए म्यूचुअल फंड्स की आपको क्लास अलग से करनी चाहिए। व्हाट इज म्यूचुअल फंड, हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क, ये आपको सेबी की साइट पे भी मिल जाएगा, आपको म्यूचुअल फंड सही है की साइट पे भी मिल जाएगा। बट कैलकुलेटर्स आर रॉन्ग, सो याद रखिएगा इस बात को अपने आप में। ऑल द कैलकुलेटर्स ऑन म्यूचुअल फंड सही है, सारे के सारे गलत हैं अपने आप में। सेबी की वेबसाइट पे भी जो कैलकुलेटर्स हैं मत यूज करिएगा, सारे के सारे कैलकुलेटर्स जो भी इन साइट्स पे हैं वो फॉल्टी हैं। यू कैन टेक माई टूल एंड यू कैन चेक। सो इसके ऊपर भी मैं अभी आऊँगा। आपको क्या करना है, जो भी पैसा आपको लगे कि आप 5 साल से 10 साल के लिए छोड़ सकते हैं, वो पैसा ही म्यूचुअल फंड में SIP करें। अदरवाइज आपको उसको बैंक FD में ही रखना चाहिए, क्योंकि SIP में वो पैसा लगाया जाता है जो मुझे आज नहीं चाहिए। सो इमरजेंसी का पैसा मैं नहीं लगाऊंगा। मैं अगर टैक्स सेविंग करता हूं तो वो टैक्स सेविंग आप म्यूचुअल फंड से कर लीजिए, ELSS से। सो आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। सो आपको मैं एक कैलकुलेशन बताता हूँ रिटायरमेंट से रिलेटेड। Suppose you invest 10,000 rupees per month for in SIP at 15%. For next 30 years, you total pay 36 lakhs rupees. What is the maturity amount? The maturity amount is 5.6 crore. अब आपसे मैं पूछूं कि अगर आपके मन में आया चलो रिटायरमेंट बहुत दूर की बात है, इसको बाद में देख लेंगे, और आपके मन में आता है चलो 20 साल बाद देखेंगे। सो 20 साल बाद आप 10 साल के लिए 30,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर देंगे एट द रेट ऑफ 15%, और यहाँ पे आप 10 ईयर्स के लिए इसको कर रहे हैं। द टोटल अमाउंट यू विल पे इज 36 लैक्स। तो दोनों सेम हैं अपने आप में, बट मैच्योरिटी कितनी होगी एक सवाल आपके मन में होगा। कितना होगा, कितना फर्क हो जाएगा? आई कोट दिस 78 लैक्स। नाउ यू टेल मी आपको क्या करना चाहिए, अभी या बाद में? दूसरा, अगर ये मैच कराना है इस टाइम पे तो यू विल पे 2.1 लाख पर मंथ। कितने लोगों के लिए रिटायरमेंट अचीवेबल होगा? नहीं होगा। तब मैं आपसे कहूंगा, अगर आप उस वक्त मेरे से बात करेंगे तो मैं आपसे यही बोलने वाला हूं कि बॉस, इफ़ यू आर अबव द एज ऑफ 45, रिटायरमेंट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर यू। अगर आपको कॉर्पस बताया गया कि एक बड़ा फंड लेकर के रिटायर हो जाओ, तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। सो यू शुड स्टार्ट प्लानिंग योर रिटायरमेंट इमीडिएटली। आपको बहुत सिंपल चीज़ करनी चाहिए यहाँ पे, यू शुड स्टार्ट SIPs। सो आपने 2 सेक्शन कर लिए अपने पैसे के। एक पार्ट में आपने कर लिया सेफ इन्वेस्टमेंट्स, जो उसमें सेफ का मतलब है वॉलेटिलिटी ना हो। सो वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर में। सो उस केस में आप कोई भी ऐसे RD वगैरह में जा सकते हैं, आप ऐसे म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं जिसका टैक्स कम हो अपने आप में। और बाकी आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आपने कर लेना चाहिए SIP। और टैक्स सेविंग के लिए आपको ELSS में
एसआईपी कर लेनी चाहिए। सिंपली इतना ही आपको करना चाहिए इनिशियली। एंड याद रखिए, पीएफ में नॉमिनेशन आपको ज़रूर कर लेना चाहिए अपनी मदर का या पेरेंट्स में से किसी का भी। सो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको 4-5 साल तक किसी से भी कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। लार्ज कैप फंड्स में जो भी आपको ठीक फंड्स दिखें, म्यूचुअल फंड की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। उसका रीज़न बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप किसी एडवाइज़र के ज़रिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो दैट मीन्स आप वहां पे लगभग 40% अपनी मैच्योरिटी वैल्यू का दे देंगे। आपको 40% पैसा कम मिलेगा। आपको 3 करोड़ रुपए मिले और आपको 5 करोड़ रुपए मिले, क्या कोई फर्क है? आप अगर डायरेक्ट मोड पे एसआईपी करेंगे, डायरेक्ट प्लान्स में करेंगे तो आपको 5 करोड़ आता है। अगर वही चीज आप किसी बैंक, ब्रोकर, एजेंट के जरिए करते हैं, बिकॉज बैंक्स आर ऑल्सो ब्रोकर्स, सो उस केस में आपको 5 की जगह 3 करोड़ ही मिलेगा और नाम पूछने के इतने पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इट्स योर मनी। स्टार्ट लर्निंग अबाउट फाइनेंस, बिकॉज आपको पढ़ना। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग नाउ।